Hello friends, class 8 Social Science GSAB Chapter 3rd Indian Constitution. This is the first same chapter, Chapter 3 Indian Constitution. Now first we learn about the introduction. In this chapter, first we given the story in the textbook. Hallie, Priyansi and Sachin are watching the final match of the World Cup in 2011 on TV. With their parents, an exciting match is going on between the India and Sri Lanka. तो इंडिया और श्रीलंका के बीच मैच है, वो विल विन द वर्ल्ड कप. सब अपने अंदर अंदर बात कर रहे हैं कि ये मैच कौन जीतेगा, इंडिया और श्रीलंका. श्रीलंका हैड पुट अप अ चैलेंजिंग टारगेट फॉर इंडिया. तो श्रीलंका ने इंडिया के लिए चैलेंजिंग टारगेट बनाया है. सो टू अचीव बट विद इन अ फियरलेस बैटिंग ऑफ इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी. बट यहाँ पे फियरलेसली जो इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे हैं. सो इंडिया वन द वर्ल्ड कप. सबके अंदर एक्सक्यूज है कि कौन इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा. एवरीवन वाज रिजॉइसिंग इन विक्ट्री. सब लोग आनंद कर रहे कि विक्ट्री किसकी होगी. हेली सेड टू हर मदर while watching TV, मम्मी द प्रीवियस मैच बिटवीन द इंग्लैंड एंड इंडिया. इसके पहले की जो मैच इंडिया और इंग्लैंड की थी, रिजल्ट इन अ टाई, उसमें उन दोनों में टाई हुई. सो व्हाट डज द मीन. नीताबेन सेड हेली फॉर द पॉपुलर गेम लाइक अ क्रिकेट. तो क्रिकेट के अंदर ये बहुत बार होता है. इन द ICC हैज अ सिस्टमेटिक फॉर्म रूल्स. तो ICC जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, उसका जो वर्किंग कर रही है, उसके जो हेड है ICC, तो वो क्रिकेट के जो रूल फॉर्म करे हैं. सो अ टाई इन अ मैच दैट मीन द बोथ द टीम हैव इक्वल स्कोर. यानी कि दोनों को एक एक या तो दोनों को दो दो पॉइंट्स मिलेंगे. इफ अ गेम हैज so many rules then to run the administration. गेम्स के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं और उसको उसी तरह हैंडल करना पड़ता है. ऐसी नेशनल और पॉपुलर गेम के अंदर उसके रूल्स सेटअप किए जाते हैं. सेम थिंग हमारे कंट्री में भी, हमारे कंट्री को गवर्न करने के लिए भी रूल्स होते हैं. तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन. तो दैट मीन आपको समझ में आया. फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी के ऊपर से हमने फॉर्म करा कि सम रूल्स अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल दैट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे सेट ऑफ द रूल्स होते हैं. व्हाट इज द प्रीएम्बल. अब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं. नाउ इंट्रोडक्शन खत्म हुआ. व्हाट इज द प्रीएम्बल. A systematic compilation of set of the rules the government of the country is known as the constitution of the country. Constitution can be written or unwritten form. Our constitution start with preamble. हमारा जो constitution है वो written है and it is a start from preambles. That means set of the rules. Now थर्ड पॉइंट, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म. तो किस तरह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल एंड एम्स सच एज द डेमोक्रेटिक. हमारा कंट्री आपको मालूम है डेमोक्रेटिक कंट्री है. वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा इंडिया है. सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी एटसेट्रा आर द contained in assemblies was established. तो ये सारे जो रूल्स, हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसी के हिसाब से ये सारे जो उसके रूल्स है कि सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म ऑफ यूनिटी, सेक्युलरिज्म, ये सारे सेट ऑफ रूल का ये कॉन्स्टिट्यूएंट है. It started working from the 9th December
1946, the Constitution Assembly, some leaders formed the Constitution. बहुत सारे लीडर ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करा. देयर पॉलिटिकल विजन एंड द फोर्थ राइट वाज द इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एटसेट्रा they provided their meaning of constitution. ये सारे लीडर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने में अपना गाइडेंस दिया. ऑल्सो द फ्रैंक एंथनी रिप्रेजेंटेड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड H.P. मोदी रिप्रेजेंटेड द पारसी कम्युनिटी. The committee had various constitution scholars like the Aladi Krishna Varma Iyer, Dr. B.R. Ambedkar, K.M. Munshi, etc. बहुत सारे दूसरे भी जो लीडर थे जिसमें मेन B.R. Ambedkar थे because he drafted the हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. तो B.R. Ambedkar ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया. There were a female members like a Sarojini Naidu, Vijayalakshmi Pandit, Dr. Rajendra Prasad was elected as a president of the Constitution Assembly. तो जो फीमेल मेंबर्स थे सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित. उसके सिवा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as a president. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया. There were a number of the subcommittee to take care of the various aspects of the Constitution. Drafting committee was headed by B.R. Ambedkar to constitute and final shape of the Constitution. Total 166 meetings were held by the Constitution Assembly. Total 166 meetings हुई. एंड उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ. द पीरियड ऑफ 2 year 11 month एंड 18 days. तो इसका जो ये पीरियड था 2 साल 11 महीने और 18 दिन. ऑन 26 November 1946 द committee passed the constitution and which was enforced on 26 January 1950. 1949 में नवंबर में 26 नवंबर को ये कमेटी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया और उसके बाद आफ्टर 1 year 26 जनवरी इन 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ. ना उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है. कोई भी कंट्री गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है. कोई भी गवर्निंग करना है कंट्री को तो उसके रूल्स रेगुलेशन जरूरी है. सो व्हाट इफ देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन. आप सोचो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो क्या होता. नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कोई भी वर्क नहीं कर पाता. उसका फंक्शनिंग करना बहुत टफ हो जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन सर्व मैनी ऑब्जेक्टिव्स. इट इज अ डॉक्यूमेंट विच फाइनली वीव एथोस एंड डील ऑफ आवर कंट्री. कि इसके अंदर जो फाइनली जो पूरा विविंग यानी हमारे कंट्री के जो सेट ऑफ रूल्स जुड़े हुए होते हैं. सो इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्री वुड हैव, हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री. किस तरह हमें हमारे कंट्री का गवर्निंग करने का. In a democratic form of the government, we elect our leaders so that they can run the administration on our behalf. तो हमारे अंदर हमारे कंट्री के अंदर किस तरह इलेक्शन हैंड होगा, किस तरह जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका सिलेक्शन होगा. तो सारी चीज जो हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड है. However, there are the provisions in the constitution to check the misuse of the power by leaders. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसके जो सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से कोई भी लीडर अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता. नाउ salient features of our constitution.
अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट है डेमोक्रेटिक रूल्स। तो आपको मालूम है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो इट अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जनरल इलेक्शन हेल्ड ऑन आवर कंट्री एवरी 5 years। हर 5 years में नया इलेक्शन होता है। सिटीजन अबाउ द एज अबाउ 18 years दे गिविंग द कास्ट टू वोट। तो वो लोग उस 18 के अबाउ लोग हो, वो लोग इलेक्शन के अंदर पार्ट ले सकते हैं। दैट मीन दे आर गिविंग वोट, वो लोग वोट दे सकते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंट। सारे कंट्री के, पूरे होल कंट्री के, जैसे इंडिया है तो पूरे इंडिया के कोने कोने से भी लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट हो सकते हैं और उसके 18 के ऊपर वाले वोट दे सकते हैं। देन द कास्ट, क्लास, जेंडर, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल्स फॉर द 5 years। Every citizen enjoy the freedom to follow the religious of his or her choice। किसी को भी, कोई भी पर्सन किसी को भी वोटिंग कर सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि हमारा कंट्री कौन सा है, डेमोक्रेटिक कंट्री। सो डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑल आर फ्री, सब लोगों को अपना फ्रीडम होता है। तो यानी किसी के थॉट पे किसी का कोई चलता नहीं है। यानी जिसको जिसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करना है, वो चाहे तो भाजपा को वोट देना चाहे तो भाजपा को दे सकता है, वो कांग्रेस को चाहे तो कांग्रेस को दे सकता है, वो अपक्ष को चाहे तो अपक्ष, किसी को भी वोटिंग कर सकता है। नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में क्या, सेक्युलरिज्म नेशन दैट मीन द गवर्नमेंट डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यानी गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी पर्टिकुलर रीजन ही नहीं, कोई भी एक रीजन वाले लोग यहाँ नहीं रह सकते। हमारा कंट्री ऐसा नहीं, सेक्युलर कंट्री में दैट मीन कोई भी पर्सन कोई भी रिलीजियस फॉलो कर सकता है। सो then the citizens are not discriminated on basis of their faith and sect, religious. Every citizen enjoy the rights to follow and propagate the religious of his choice। यानी अपने हिसाब से उसको जो भी रिलीजियस पसंद है उसको वो फॉलो कर सकता है। नाउ द थर्ड रिपब्लिक, ये हो गया अब थर्ड रिपब्लिक। In republic that means the government had obtained power from the people directly or indirectly। तो रिपब्लिक कंट्री के अंदर हमारा जो इलेक्शन होता है उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी पावर फॉर्मेशन हो सकता है, कोई भी किसी को भी वोट कर सकता है। वी हैव adopted the democratic rule system of government that means the power are not limited to hand of the few privileged people। यानी कि जो गवर्नमेंट की जो सिस्टम है तो हर एक के पास अलग अलग तरह के पावर है। पीएम हो, सीएम हो, एमएलए हो, सरपंच हो, यानी कि दर के हर एक जिसके पास पावर है तो वो उनके पावर का लिमिटेड कोई बात नहीं है, वो अपने पावर का यूज कर सकता है, पर कोई भी अपने पावर का मिस यूज नहीं कर सकता। एज वेल एज पीपल भी हमारे कंट्री के अंदर जो रिपब्लिक कंट्री है यानी वो फ्रीली कहीं पे भी आ जा सकता है, उस पे भी कोई रोक टोक नहीं होती है। सो रादर इज एक्सेसिबल टू ऑल द सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, रिलीजियस और जेंडर। यानी कोई भी सिटीजन हो उसको उसके कास्ट, उसके क्लास, उसके रिलीजन, उसके जेंडर को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, यानी उसको इररिस्पेक्टिव नहीं किया करा जाता। नाउ द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, implementation of law, enact the law representative, legislative, executive, judiciary are the organ।
2 थिंग, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और उसके नीचे भी अलग अलग, जैसे कि भाई जुडिशियरी तो उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट आता है, तो इसी तरह एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी भी। तो ये हमारा जो फंक्शनिंग है पूरे कंट्री का, तो ये तीनों के थ्रू, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशियरी के थ्रू पूरा होल गवर्निंग होता है। एग्जीक्यूटिव with the help of the civil services of officers implemented the law, and judiciary make the people follow the law. जुडिशरी क्या काम करती है? लोगों को रूल्स फॉलो करने का काम करती है। एंड द लॉ एंड डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस, और लोगों को न्याय दिलाने का काम। नाउ द फेडरल स्टेट। तो फेडरल स्टेट, आपको मालूम है कि फेडरल स्टेट, व्हाट इज मीन फेडरल स्टेट, कि जहाँ पे मोर देन 1 और 3 टाइप, हमारे यहाँ पे 2 टायर 3 टायर सिस्टम वर्क करती है। तो एक से ज़्यादा टाइप की जो गवर्निंग वर्क करती है, जैसे कि हमारे यहाँ तो हमारी गवर्नमेंट 3 टायर सिस्टम से चलती है। हमारी गवर्न फेडरल स्टेट गवर्नमेंट है। तो ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, अलग अलग लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है। सो दिस इज अ फेडरल स्टेट गवर्नमेंट। India is a federal state, so there are the administrative a subject on which the center or the state government frame the law. यानी हमारी गवर्नमेंट के थ्रू जो भी लॉ फ्रेम किए गए होते हैं उसको सारा फॉलो करना पड़ता है। There are the 3 such a list: union list, state list and the concurrent list. हर एक में अलग अलग सब्जेक्ट है, उसी के हिसाब से उनका रूलिंग होता है। द लॉ फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू एंटायर नेशन। नाउ फंडामेंटल राइट्स, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। उसके बाद जो फंडामेंटल हमारी जो राइट्स है वो हम बताएंगे ना, इसको डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स of Indian citizen are provided by the Constitution of India that was adopted on 26th November in 1949 but was put use on 26th January 1950s. The fundamental rights of Indian citizens are guaranteed that the representative of the land can lead the peacefully as long as they inhabited the country. कंट्री के कोई भी पार्ट में वो पीसफुली कहीं पे भी रह सकता है। सम इंडियन फंडामेंटल राइट्स गिवन ऑन बोर्ड: फर्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ; सेकंड, फ्रीडम ऑफ रिलीजन; थर्ड, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली; फोर्थ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन; एंड लास्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स। यानी सबको लॉ के प्रति फ्रीडम होना, इक्वालिटी होना चाहिए, हर एक को रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए, अपना फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और पीसफुली असेंबली, वो लोग पीसफुली कोई भी असेंबली बना सकते हैं, एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीली वो अपने आवाज़ उठा सकते हैं किसी के सामने। अगर गलत चीज़ है तो वो गवर्नमेंट के सामने भी आवाज़ उठा सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो जो भी राइट्स है हमारे फंडामेंटल राइट का यूज़ कर सकता है। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट। ऑल्सो इसके साथ में वर्कशीट भी आपको सेंड कर रहा हूँ, वो आपकी नोटबुक में लिखना। ओके, बाय फ्रेंड्स।